नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 9th गोधली भाग 1 पाठ 2 पाठ का नाम है भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा, जो एक निबंध है जिसके रचनाकार हैं राजेंद्र प्रसाद। तो चलिए प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न है, नालंदा की वाणी एशिया महाद्वीप में पर्वत और समुद्र के उस पार तक फैली हुई थी। इस वाक्य का आशय स्पष्ट करना है। लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधली भाग 1 से लिया गया है। पाठ का नाम भारत का पुरातन विद्यापीठ नालंदा और लेखक का नाम राजेंद्र प्रसाद है। सब क्वेश्चनों में ऐसे ही लिखिएगा, मैं एक बार ही यह बोलूँगा। नालंदा में ज्ञान साधना के सुरभित पुष्प खिले हुए थे। एशिया महाद्वीप के विस्तृत भूभाग में विद्या संबंधी सूत्र भी उसके साथ जुड़े हुए थे। ज्ञान के क्षेत्र में देश और जाति के भेद लुप्त हो जाते हैं। इन्हीं सब कारणों के कारण उपयुक्त बातें कही गई थी और नालंदा वाकई में उस समय चेतन का केंद्र था भी। दूसरा क्वेश्चन करेंगे, मगध की प्राचीन राजधानी का नाम क्या था और वह कहाँ अवस्थित था? मगध का प्राचीन राजधानी का नाम क्या था? राजगृह था। आपसे पूछेगा भी कभी क्वेश्चन, तो राजगृह का दूसरा नाम क्या था? तो मगध था। और यह 5 पर्वतों के मध्य में बसी हुई गिरिब्रज या राजगृह के नाम से प्रसिद्ध था। तीसरा प्रश्न है, बुद्ध के समय नालंदा में क्या था? तो बुद्ध के समय नालंदा के गांव में प्रवाजिकों का आम्रवन था, मतलब आमों का वहां पर वन था। चौथा प्रश्न है, महावीर और मेखली पुत्र गोसाल की भेंट किस उपग्राम में हुई थी? उत्तर लिखेंगे, जैन ग्रंथों के अनुसार नालंदा के उपग्राम वाहिरिक में महावीर और मेखली पुत्र की भेंट हुई थी। पांचवा प्रश्न है, महावीर ने नालंदा में कितने दिनों का प्रवास किया था? मतलब वो कितने दिनों तक वहाँ रहे थे? तो महावीर ने नालंदा में 14 वर्षों तक वनवास किया था। आगे प्रश्न है, तारानाथ कौन थे? उन्हें नालंदा को किसकी जन्मभूमि बताया? तो तिब्बत के विद्वान, इतिहासकार, लेखक लामा तारानाथ तिब्बत के निवासी थे और उनके अनुसार नालंदा सारिपुत्र की जन्मभूमि थी। सातवां प्रश्न है, एक जीवंत विद्यापीठ के रूप में नालंदा कब विकसित हुआ? तो नालंदा की प्राचीनता की अनुश्रुति बुद्ध, अशोक दोनों से संबंधित है, किंतु यह प्राणवत विद्यापीठ के रूप में उनके जीवन का आरंभ लगभग गुप्त काल से मानी जाती है। आठवां प्रश्न है, फांगसान फान कौन थे? वे नालंदा कब आए थे? तो फाहान चीनी यात्री थे जो 4वीं शताब्दी में नालंदा आए थे। उन्होंने सारिपुत्र के जन्म और परिनिवास स्थान पर निर्मित स्तूप के दर्शन किए थे। 9वां प्रश्न है, 9वां नंबर, हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? उस समय नालंदा की दशा क्या थी? तो हर्ष के समय 7वीं सदी में युआंग चौंग भारत आए थे। उस समय नालंदा अपनी उन्नति के शिखरों पर विराजमान था। 10वां प्रश्न है, नालंदा के नामकरण के बारे में किस चीनी यात्री ने किस ग्रंथ के आधार पर बताया था? तो उत्तर लिखेंगे, चीनी यात्री युआंग ने एक जातक कहानी का हवाला देते हुए बताया कि नालंदा का नाम इसलिए पड़ा था कि यहाँ अपने पूर्व जन्म में उत्पन्न भगवान बुद्ध को तृप्ति नहीं होती थी, मतलब तृप्ति नहीं होती थी।
न अल दा, इसीलिए इसका नाम पड़ा नालंदा। ठीक है। 11वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म जनता के उदार दान से माना जाता है और उसका प्रारंभ 500 व्यापारियों के दान से हुआ है, जिन्हें अपने धन से भूमि खरीदकर बुद्ध को दान किया गया था। आगे प्रश्न है, यशोधर्मम के शिलालेख में वर्णित नालंदा अपने शब्दों में चित्रण कीजिए। 8वीं सदी के यशोधर्मन के शिलालेख में नालंदा का बड़ा भव्य वर्णन किया गया है। यहाँ के विहारों की पंक्तियों के ऊंचे ऊंचे शिखर आकाश के मेघों की तरह छूते थे। उनके चारों ओर नीले जल में भरे हुए सरोवर थे, जिसमें सुनहरे और लाल कमल तैरते थे। बीच बीच में सघन आम्रकुज मतलब आमों के बगीचा था, जहाँ से भगवान के शिल्प स्थापत्य को देखकर आश्चर्य होता था। उनमें अनेक प्रकार के अलंकार, सुंदर मूर्तियाँ थी। यूं तो भारतवर्ष के अनेक संधारम थे, किंतु नालंदा उन सब में अद्वितीय था। आगे है, इति सिंह कौन थे? उसने नालंदा के बारे में क्या बताया? तो इरिंग संग चीनी यात्री था। उसके समय नालंदा विहार में 300 बड़े कमरे और 8 मंडप थे। पुरातत्व विभाग की खुदाई में नालंदा विश्वविद्यालय के जो अवशेष प्राप्त हुए, उसमें इन वर्णों की सच्चाई प्रकट होती है। आगे है, विदेशियों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध का कोई एक उदाहरण दीजिए। विदेशियों के साथ नालंदा विश्वविद्यालय का जो संबंध, उसका स्मारक एक ताम्रपत्र खुदाई में मिला है। इससे ज्ञात होता है कि सुवर्ण द्वीप सुमात्रा के शासक शैलेंद्र सम्राट और बाल पुत्रदेव ने मगध के सम्राट देवपाल के पास अपना दूत भेजकर यह प्रार्थना की कि उनकी ओर से 500 गांव का दान नालंदा विश्वविद्यालय को दिया जाए। ताम्रपत्र के अनुसार नालंदा के गुणों में आकृष्ट होकर यौन द्वीप के सम्राट बालपुत्र ने भगवान बुद्ध के प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए नालंदा में एक बड़े विहार का निर्माण कराया। पंद्रहवां है, नालंदा में किन 5 विषयों की शिक्षा अनिवार्य थी? तो नालंदा का शिक्षा क्रम बड़ा ही व्यवहारिक बौद्धिक तौर से तैयार किया गया था। इसके मूल में 5 विषय अनिवार्य थे। पहला है शब्द विद्या या व्याकरण, जिसमें भाषा का सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सके। दूसरा था हेतु विद्या या तर्कशास्त्र, जिसमें विद्यार्थी अपनी बुद्धि की कसौटी पर प्रत्येक बातों को परख सके, समझ सके। और तीसरा था चिकित्सा विद्या, जो कि विद्यार्थी सीखकर स्वयं स्वस्थ रहे और दूसरों को भी निरोग रखने के लिए उसके उपायों पर चर्चा करे। चौथा था शिल्प विद्या, एक न एक शिल्प को सीखना ही अनिवार्य था, जिसमें छात्र के व्यवहारिक और आर्थिक जीवन की स्वतंत्रता आ सके। और पांचवा था, इसके अतिरिक्त अपनी रुचि के अनुसार लोग धर्म या दर्शन का अध्ययन कर सकते थे। नालंदा के कुछ प्रसिद्ध विद्वानों की सूची बताइए। जिस समय धर्मपाल इस संस्था के कुलपति थे, उस समय शीलभद्र, ज्ञानचंद्र, प्रभामित्र, स्त्रीमती, गुमति आदि अन्य आचार्य युआंगचोंग के समकालीन थे। शीलभद्र ने युआंगचोंग हेंगसोंग की क्या बातचीत हुई? जब युआंगचोंग नालंदा से विदा होने लगे, तब आचार्य शीलभद्र और एक भिक्षुक ने उन्हें यहाँ रहने के लिए अनुरोध किया। युआंगचोंग ने उत्तर में यह वचन कहे, यह देश बुद्ध की जन्मभूमि है, इसके प्रति प्रेम न हो सकना असंभव है, लेकिन यहाँ आने का मेरा उद्देश्य यही था कि अपने भाइयों के हितों के लिए मैं भगवान के महान
धर्म की खोज करूं, मेरा यहाँ आना बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ। अब यहाँ से वापस जाकर मेरी इच्छा है कि मैं जो पढ़ा, जो समझा, वो दूसरों के हितों में बताऊं और उसका अनुवाद रूप में लाऊं, जिसके फलस्वरूप अन्य मनुष्य भी उसके प्रति उसी प्रकार कृतज्ञ हो सके। इस उत्तर से शीलभद्र को बड़ी प्रशंसा हुई और उन्होंने कहा कि एक उत्तम विचार जो कि बोधिसत्वों में है, मेरे हृदय में तुम्हारी सदा सदा दशाओं में समर्थन करते रहेगा। 18वां प्रश्न है, विदेशों में ज्ञान प्रसार के क्षेत्र में नालंदा के विद्वानों के प्रयासों का वर्णन कीजिए। पहले तो तिब्बत के प्रसिद्ध सम्राट योत्री 630 ईस्वी ने अपने देश में भारतीय लिपि और ज्ञान का प्रचार करने के लिए यहाँ के विद्वान थॉमस स्टोक ने नालंदा भेजा, जिसके आचार्य देविद सिंह चरणों में बैठकर बौद्ध और ब्रह्म साहित्य की शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद 18वीं सदी में नालंदा के कुलपति आचार्य शांति रक्षित तिब्बत सम्राट के आमंत्रण पर उस देश गए, जहां नालंदा में तंत्र विद्या के प्रमुख आचार्य कमनशील भी तिब्बत गए। इन विद्वानों के आचार्य ने पद्म संभव 749 ईस्वी में दीपंकर श्री ज्ञान अति 980 के नाम उल्लेखनीय हैं। और अंतिम प्रश्न है, ज्ञान दान की विशेषता क्या है? ज्ञान के क्षेत्र में जो दान दिया गया है वह सीमा रहित और अंतः होता है, न उनके बांटने वाले को तृप्ति होती है और न उसे लेने वाले को। यही ज्ञान दान की विशेषता है।